देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्र मंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं यह विशेष कार्यक्रम, और आज की बड़ी बहस जो है वो है घुसपैठ और कट्टरता से बांग्ला भाषा, बंगाली संस्कृति और बंगाली अस्मिता को कितना बड़ा खतरा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और वहां पर उन्होंने तमाम जो परियोजनाएं थी उनका उद्घाटन और शिलान्यास तो किया ही, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार पर कई मुद्दों पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने भी हमला बोला है कि 10-10 हजार रुपए में पश्चिम बंगाल में नागरिकता बेची जा रही है घुसपैठियों को, और इसी से जुड़ा है जनसंख्या असंतुलन का खतरा कितना बड़ा है। और यह भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही कि बहुत सारे लोग जो घुसपैठिए हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो अब अपनी भाषा के तौर पर बांग्ला भाषा को दर्ज ना कराकर किसी और भाषा को दर्ज करा रहे हैं। याद कीजिए, ममता बनर्जी और टीएमसी बांग्ला भाषा वाला कार्ड अक्सर खेलती रहती है, लेकिन अगर यह खतरा है तो यह कितना बड़ा खतरा है और उस पर टीएमसी और ममता बनर्जी मौन क्यों हैं? अगर बंगाली संस्कृति, बंगाली अस्मिता, बांग्ला भाषा को घुसपैठियों से, कट्टरपंथियों से खतरा है तो इस पर यह मौन क्यों? और क्या यह आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या? राष्ट्रमंच में आज इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है और यहां पर उसको बसाती है। सुनिए। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए, लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो घुसपैठियों को बसाने बुलाने का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया, और इसी से जुड़ी एक और समस्या है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी अब बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो अब बोलचाल यानी भाषा भी बदलने लगी है। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
तो प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में कई बड़ी बातें कही तो कुछ और नेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों और कानून व्यवस्था के मुद्दों को देखते हुए अब वहां पर भाजपा सरकार जरूरी है। उन्होंने ममता बनर्जी की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए बदलाव आवश्यक है। तो वहीं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर कराया गया था, लेकिन वहां पर कितने नंबर हैं अवैध घुसपैठियों के, ये तो मैं जानना चाहूंगी, जो आज तक पता नहीं चला। सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज मंच से बोला कि घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालना है, और ये सारे प्रॉब्लम जो होता है, इस प्रॉब्लम का जड़ घुसपैठ है। बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेश के नागरिक हैं, उनको जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स है उनको अपने घर वापस भेजना पड़ेगा। सम्मान से जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो भाजपा की सरकार यहाँ पे बनेगी, हम व्यवस्था करेंगे भेजने की। May I remind you that the BJP said exactly the same things before the Bihar SIR, that they need to do an SIR in Bihar in a short time because of illegal infiltration in Bihar. So now that they've done the Bihar revision, we asked in the Supreme Court, I'm one of the petitioners, what was the number of non-citizens that you found in Bihar? The number was something like 200, which were Nepali Hindu women who had been married into the state of Bihar. We know of not even one case of an illegal refugee in the state of Bihar. Similarly, in Bengal, as we have repeated ad nauseum and ad infinitum, that the border is controlled not by our government, but by the central government, by the BSF, which controls the border. Hence, any infiltration is their problem, not ours. तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उभरता जा रहा है। उसी से जुड़ा हुआ बीजेपी के सांसद, बीजेपी ने हमला बोला टीएमसी पर। सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी 10-10 हजार रुपए में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही है। केवल इतना ही नहीं, फेक आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी आपने सुना था कोई मुख्यमंत्री दौड़ के फाइल छीन रही है? बीजेपी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, जैसा अभी आपने सुना। आज इसीलिए इस बड़े विषय पर बड़ी बहस हम करेंगे और इसीलिए राष्ट्रमंच पर आज हमने इस मुद्दे को उठाया है। और जो आज राष्ट्रमंच पर हम सवाल पूछ रहे हैं वो हम पहले आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने क्या क्या विशेष कहा, कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। साथ ही बीजेपी ने जो अभी बात कही, दूसरा सवाल कि घुसपैठियों को क्या पश्चिम बंगाल में नागरिकता बेची जा रही है, 10-10 हजार रुपए की बात कही बीजेपी ने। तीसरा बड़ा सवाल कि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या असंतुलन का खतरा कितना बड़ा होता जा रहा है, कितना गंभीर। चौथा सवाल इसी से जुड़ा है कि बांग्ला भाषा पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अब बोलचाल लोगों की बदल रही है। और पांचवा सवाल कि बांग्ला भाषा और संस्कृति को ये जो खतरा है, इस पर वो ममता बनर्जी मौन क्यों हैं जो अक्सर बांग्ला भाषा, बांग्ला अस्मिता, बांग्ला संस्कृति की बात उठाती रहती हैं। ये पांचों सवाल आज राष्ट्रमंच पर होंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, टीएमसी पर हमला बोला है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है, इसके लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी के पास, जो हमें बिल्कुल जमीनी जानकारी देंगे। प्रसेनजीत दास, सबसे पहले तो यही बात करना चाहूंगा कि 2 दिनों का प्रधानमंत्री का दौरा रहा, पश्चिम बंगाल गए, फिर असम गए, फिर वापस पश्चिम बंगाल आए। इन 2 दिनों में पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री की तरफ से कौन कौन सी बड़ी बड़ी सौगातें मिली है दादा? लालचा, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना लोकेशन बता दूं। मैं जहां पे खड़ा हूं ये मुर्शिदाबाद जिला है, और ये 20 किलोमीटर दूर बेलडांगा है। बेलडांगा छोड़ के मैं 20 किलोमीटर आगे कोलकाता की तरफ आया हूँ। जस्ट 20 किलोमीटर दूर, 15 मिनट 16 मिनट होगा मैं बेलडांगा छोड़ के आगे आया हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्यों इस लोकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, अभी बवाल हुआ है वहां पर बेलडांगा में।
आपकी सवाल का जवाब देने के लिए इस लोकेशन कहना जरूरी है। और उससे 15 मिनट पहले मैं वो महिला पत्रकार से मिलकर आया हूं, हमारा साथी है, जो महिला पत्रकार को आपने 2 दिन पहले देखा, जिनको बुरी तरह से इस बेलडांगा की लोगों ने जिनकी बारे में प्रधानमंत्री कल मालदा में जिक्र किया है, उल्लेख किया था। हाँ, और बताया कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की चिंता जताया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात बताया, एक तो मालदा में उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा काफी खतरे में है बंगाल में, इसीलिए इस सरकार को बदलना जरूरी है। ये जो गुंडागर्दी है, ये तृणमूल सरकार की, इस गुंडागर्दी को बदलना है। और आज सिंगूर में उन्होंने बताया कि जो बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस, इसका सरकार जो जमीन नहीं देते हैं, और इसीलिए जो यहाँ पे घुसपैठ है, इस घुसपैठ के कारण यहाँ पे जो डेमोग्राफी है वो बदलता जा रहा है, लोगों की जगह पर जो भाषा है उस भाषा बदलता जा रहा है, और यहाँ पे जंगल राज जो है, इस जंगल राज को बदलना है। तो ये जो एजेंडा है, इस एजेंडा प्रधानमंत्री ने बंगाल की लोगों के सामने रखे हैं, और सीधी तरह से उन्होंने बताया है कि इस सरकार को बदलना है, और इसीलिए उन्होंने एक स्लोगन भी बांग्ला में रखे हैं। ये बाकी जो उन्होंने डेवलपमेंट की बात की हुई है, बाकी डेवलपमेंट की जो आंकड़े उन्होंने सामने रखे हैं, वो तो है ही, क्योंकि डबल इंजन की अगर सरकार है तो डेवलपमेंट तो होना ही है। लेकिन जो फोकस है, वो फोकस उनका इस तीनों चीजों के ऊपर उन्होंने रखे हैं। बिल्कुल, मैं इस सवाल पर आपके पास आने वाला था। मैं चाहता हूं कि आप जरूर इसको थोड़ा और विस्तार दीजिएगा। और साथ ही आपने एक बंगाली में दिए गए नारे का जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए वो नारा भी बताइए और उसका हिंदी में अर्थ भी बताइएगा जरूर। लेकिन उसमें एक चीज और जोड़िएगा कि बीजेपी ने कहा है कि 10-10 हजार रुपए में नागरिकता बेची जा रही है, और प्रधानमंत्री ने उससे जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। जनसंख्या संतुलन, बोलचाल बदल रही है, बांग्ला भाषा, बांग्ला संस्कृति, बंगाली अस्मिता को कितना बड़ा खतरा है, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। ये जो जमीनी सच्चाई है 10-10 हजार रुपए में नागरिकता बेचने की, ये सच्चाई क्या है, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और वो भी बता दीजिएगा कि नारा क्या था प्रधानमंत्री का बंगाली में, उसका हिंदी में अर्थ क्या है। नारा यह है कि बदलाव जरूरी है, और इसीलिए हमें बीजेपी सरकार जरूरत है इस बार। बंगाली में भी बोल दीजिए एक बार। बंगाली में बदल दरकार चाहे बीजेपी सरकार। ओके, बदल दरकार चाहे बीजेपी सरकार, बदलाव जरूरी चाहे बीजेपी सरकार, चाहे मतलब चाहिए बीजेपी सरकार। ये है नारा जी। अब एक एक करके आपको बताता हूं। ये जो 10,000, ये 10,000 भी हो सकता है, ये कई लाख रुपया भी हो सकता है। ये हम आपको शायद याद होगा 2024 की लोकसभा चुनाव के समय पे हम लोगों ने एक महिला तृणमूल कार्यकर्ता या नेता की भाषण सुनाए थे, जहां पे उन्होंने, मुझे जहां तक याद है, जहां पे उन्होंने अपने समर्थकों को बता रहे थे कि आप काजी के पास चला जाइए। काजी नाम मुझे याद है, आप काजी के पास चले जाइए। उन्होंने, आप जो बांग्लादेश से आए हुए हैं फिलहाल, वो काजी के पास चले जाइए, काजी आपका जो दस्तावेज जरूरी है वो बना देंगे। ये स्टेटमेंट हम डीडी न्यूज में दिखाए थे, तो और लोगों को सुनाए भी थे। तो ये आज से नहीं है, ये कई सालों से तृणमूल कांग्रेस का ये लोकल बिजनेस है। ये बिजनेस भी करते हैं और अपना वोट बैंक भी बना लेते हैं जी। और इस बार भी हमारे साथी सौरभ दत्ता जब हकीमपुर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग बना रहे थे, जहां से लोगों को बांग्लादेश भेजा जा रहा था, वहां पे भी तृणमूल के लोग चारों तरफ से घेर चुके थे उनको। जो लोग बेसिकली वहां पे ये पैसा लेकर दस्तावेज बनाने की काम करते हैं, वहां पे लोग खुले आम बताए थे कि तृणमूल के लोग हमारे पास आए थे, पैसा लिए थे और पेपर दिए थे, हम फॉर्म फिलअप किए थे और
लिस्ट में हमारा नाम आ गया था, मुझे और हमें वोटर कार्ड मिल गया था जी। ये एकदम ओपन फैक्ट है। तो इसमें 10,000 देना पड़ा या 25,000 देना पड़ा, ये तो अलग अलग नीलामी की तरीका है। जिस नीलामी में जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता जितना पैसा उठा सके उतना पैसा उठा लिया जी। तो ये ओपन फैक्ट है। ठीक ये है। पहली बात। दूसरी, ग्राउंड रिपोर्टिंग, आप भाषा की बात कह रहे हैं, ये काफी जरूरी है समझना। ये जो दिल्ली की कांस्टेबल ने बांग्लादेशी बांग्ला बोला था ना, जिनके बारे में काफी हंगामा हुआ था, ये एकदम सच लिखा था वो दिल्ली की कांस्टेबल ने। बांग्लादेशी बांग्ला अलग है जी, हिंदुस्तानी बांग्ला अलग है, बिल्कुल, और बांग्लादेशी बांग्ला अलग है, जिसकी खामोखा ममता बनर्जी ने उस समय हंगामा किया था। लेकिन हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत बांग्ला समझते हैं और एग्जाम में भी थोड़ा ज्यादा हमें बांग्ला की एग्जाम में नंबर भी मिला था, तो वो थोड़ा ये बताए, जो कम से कम ममता से बांग्ला अच्छा जानते हैं, बिल्कुल, वो थोड़ा बताए कि बांग्लादेशी बांग्ला में खाला है, फूफा है, गोसल किया हुआ है, दावत है, पानी है, ये सब बांग्ला में नहीं होता है। ये इस्लामाइज्ड बांग्ला है। ये इस्लामाइज्ड बांग्ला हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम संस्कृत बांग्ला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान की जो बांग्ला है वो संस्कृत बांग्ला है जी। और बांग्लादेश की जो बांग्ला है वो इस्लामाइज्ड बांग्ला है जी। अब पश्चिम बांग्ला में इस्लामाइज्ड बांग्ला इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और ये इस्लामाइज्ड बांग्ला को हिंदुस्तान की बांग्ला बोल के ममता बनर्जी, इसीलिए उन्होंने नमस्कार की बाद आदाब बोलना ये चालू कर दिया। बिना मतलब आदाब बोलना चालू कर दिया, जो बांग्ला में होता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए पीएम ने कहा भी कि बोलचाल अब बदल रही है। एग्जैक्टली जी जी। फिलहाल शुक्रिया प्रसन्नजीत जुड़ने के लिए। प्रसन्नजीत अभी रास्ते में ही हैं और रास्ते से हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जमीन की जो सच्चाई है पश्चिम बंगाल की उसके बारे में बताने के लिए। और अब आगे राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन खास मेहमानों को से परिचय आपका कराऊं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं फिर खास मेहमानों के साथ इस बड़े विषय पर बड़ी बहस। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच और राष्ट्रमंच में आज हम बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो बांग्ला संस्कृति है, बांग्ला भाषा है, बंगाली अस्मिता है, उसको घुसपैठियों से, कट्टरपंथियों से कितना बड़ा खतरा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात को अपनी रैली में मालदा में उठाई है और बहुत ही जोर देकर उठाई है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शतरूपा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते डॉक्टर शतरूपा जी। प्रकाश चंदेलिया जी, जो कि कोलकाता में जो राष्ट्रीय महानगर है उसके संपादक, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं
मोहम्मद एहतशामुल हक साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के समर्थन में मजबूती से बातें भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते आपको भी। और ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और विपक्ष की आवाज रखते हैं। अगर ऋषि जी को परहेज ना हो तो मैं कह दूं कि कांग्रेस के समर्थन में बहुत नहीं, अच्छा ठीक है, विपक्ष की आवाज को बुलंदी से रखते हैं। अब ठीक है, चलिए सारे के सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रमंच पर, इसलिए मैं इस समय सीधे प्रकाश चंदेलिया जी के पास चलता हूं। प्रकाश चंदेलिया जी, 2-3 बड़ी बातें हैं जिस पर कि हम बहस कर रहे हैं आज। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि 10-10 हजार रुपए में घुसपैठियों को नागरिकता बेची जा रही है। क्या है पश्चिम बंगाल की जमीनी सच्चाई, ये बताइएगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीरता से यह बात उठाई कि जनसंख्या असंतुलन और उसी से जुड़ा कि जो बांग्ला भाषा है, बंगाली संस्कृति है, बंगाली अस्मिता है, उस पर भी खतरा है। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी जो अक्सर इस मुद्दे को लेकर आती है, वो इस पर मौन है। ये सारी बातें आपस में जुड़ती हैं। बताइए क्या है जमीनी हकीकत। लालचंद जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को भी और नमस्ते के दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार, शुभ संध्या। जो पश्चिम बंगाल पूरे देश को धर्म, अध्यात्म, शिक्षा और संस्कृति का संदेश दिया करता था, वो आज अपने सबसे बड़े दुर्दिन के दौर से गुजर रहा है। भाषा और संस्कृत के विषय पर आज अपने को बात करने का आपने विषय रखा है। मैं कह सकता हूं कि 15 वर्षों में तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल की भाषा को और संस्कृति को जितना बड़ा उपहार दिया है, उतना 100 साल के इतिहास में शायद यहाँ के महापुरुषों ने नहीं दिया होगा। वो उपहार जरा आप सुनते चले जाइए। पहला उपहार यह है कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा संस्थानों में रेप की घटनाएं तृणमूल सरकार ने दी है। महामनीषियों के चित्रों के ऊपर में माल्यार्पण करने की जब घटना होती है, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के चित्र पर जब दुपट्टा पहनाने की बात आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री अपने गले से पसीने लगा हुआ दुपट्टा उठाकर पहना सकती हैं। स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर जब वहां के स्वामी जी लोग ये कह देते हैं कि आसपास में दूसरा कोई पोस्टर या बैनर चित्र नहीं लगना चाहिए, तो वहां पर ममता बनर्जी के माननीय भतीजे, उनके सांसद, युवराज के रूप में उनके पोस्टर लगाए जाते हैं। और तो और मैं कह सकता हूं कि लालचंद्र जी, अब एनसीईआरटी को और इतिहास की किताबों को एक विषय बदलना पड़ेगा, और वो विषय ये है कि राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा की थी, जो सती प्रथा का विरोध किया था, उस सती प्रथा की परिभाषा बदल दी गई है। ये तृणमूल ने बदली है। अभी 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर पुराने दौर में अगर हमारी आपकी माताओं की अगर मृत्यु हो जाती और राजा राम मोहन राय न होते, तो हमारे पिता का सतीदाह के रूप में उनको जलना पड़ता। अब ये नई परिभाषा गठित कर दी गई है, तो अब किताबों में शायद इसको परिवर्तन तृणमूल की सरकार अगर होगी तो ये करवा देगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आए हैं, उन्होंने विकास की आज बात की है, विरासत की बात की है। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य ये पश्चिम बंगाल का रहा है कि इतने 15 वर्षों के कालखंड में घुसपैठियों का जिस प्रकार से राष्ट्रीयकरण इस सरकार ने किया है, उतना 35 वर्षों में वामपंथियों ने नहीं किया होगा। आज ये जो 10,000 की बात आ रही है लालचंद जी, मैं तो कह सकता हूं कि कई स्थानों पर 5,000, 6,000 में भी नागरिकता बदली जा रही है। जो गरीब लोग हैं, वो छोटे छोटे काउंसलर, पार्षद, इनके जो ग्राम अंचल के जो लोग हैं, 5,000, 4,000 रुपए दे दीजिए। ऐसे कई क्षेत्रों के वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि बांग्लादेश से नदियों के नालों के माध्यम से बंगाल के बॉर्डर में वे घुस जाते हैं और ये तृणमूल वाले संपर्क करते हैं, उनको यहाँ का आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि बनवाने में मदद करते हैं। ये काल बहुत लंबे समय से चल रहा है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले तृणमूल के सांसद महुआ मोइत्रा का एक बयान अंग्रेजी में सुनवाया था। बिल्कुल, मोइत्रा जी ने कहा कि भाई SIR चल रहा है कि हमारे यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठे तो है ही नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए तो है ही नहीं है, क्योंकि उनको तो आपने भारत का नागरिक बना दिया है, उनको तो वोट देने का अधिकार आपने दिलवा दिया है। 15 वर्षों में कितने लोगों को इन्होंने भारत का नागरिक बनवा दिया होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बस्तियों में रहने का प्रबंध, राशन पानी की व्यवस्था, सरकार की हर नीति। और ये जो 1215 देकर के वोट खरीदने की इनके जो लखीर भंडार की जो नीति है, उसमें न जाने कितने लाखों बांग्लादेशियों को भारतीय बनाने के बाद इसका लाभ उनको भी मिल रहा होगा। गरीबों के वोट खरीदने की ये जो राजनीति है, ये मुझे लगता है कि बंगाल के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दौर। ठीक, लौटता हूं प्रकाश जी, और इस समय मैं सीधे एहतशामुल साहब के पास चलता हूं। एहतशामुल साहब, क्या है हकीकत? और क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं
वो मुझे लगता है कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए और देश के लिए, सभी के लिए ये बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। जिस तरह के जनसंख्या असंतुलन का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, जिस तरह से बंगाली कल्चर पर, बंगाली लैंग्वेज पर, बांग्ला लैंग्वेज पर खतरे को प्रधानमंत्री ने बताया कि बोलचाल बदल रही है, लोग बांग्ला के बजाय किसी दूसरी भाषा को अपनी भाषा के तौर पर रजिस्टर करा रहे हैं। ये तो फिर सब लोग जो बंगाली संस्कृति की बात करते आए हैं, और खास तौर पर टीएमसी अगर घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो बांग्ला कार्ड को आगे करती है। बांग्ला भाषा के बंगाली भाषी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो खतरा है, इस पर टीएमसी मौन क्यों है? एहतशामुल साहब। देखिए लालचंद जी नमस्कार, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कल भी आए हुए थे और आज भी उन्होंने अपनी वक्तव्य में बंगाल को जिस हिसाब से वो आड़े हाथों ले रहे हैं, एक हिसाब से समझ लिए कि यहाँ पर 2021 में पश्चिम बंगाल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 17 बार, जिस हिसाब से डेली पैसेंजर होता है, 17 बार आए थे बंगाल की सत्ता को काबिज करने के लिए, यहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। उनका स्लोगन था कि अब की बार 200 का पार। लेकिन बंगाल की सेकुलर जनता ने समझ लिए इनको नकार दिया। लेकिन फिर से हम समझते हैं कि दोबारा अभी इलेक्शन आ गया है तो 2026 में इनका फिर से समझ लिए कि इस हिसाब से कि पश्चिम बंगाल में इस हिसाब से बांग्लादेश घुसपैठिया के नाम पर यहाँ लोगों को बीच में डिवाइड का ये पॉलिसी, हम समझते हैं पश्चिम बंगाल एक सेकुलर और बहुत ही यहाँ के शिक्षित जनता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसे जिस हिसाब से खासकर अकलियत को, खासकर मुसलमानों को प्रताड़ित करके ये किया जा रहा है, तो यहाँ सरकार किसी भी कीमत पर ख्वाब देखने का, देखिए लालचंद जी सभी को अधिकार है, ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बन सकती। नंबर 1। नंबर 2 मैं बोलना चाहता हूँ, जिस हिसाब से कहा 58 लाख लोगों का नाम यहाँ बाद हुआ एफआईआर के माध्यम से, मैं पूछना चाहता हूँ लालचंद जी, दूरदर्शन टीवी चैनल पर बैठे हुए जितने भी मित्र बैठे हुए, 58 लाख में कितने घुसपैठिया निकले और कितने रोहिंग्या निकले? नंबर 2। नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं कि 10,000 रुपया दे करके जो हमारे नेताओं के ऊपर या काउंसलरों के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 10,000 रुपया दे करके नागरिकता दी जा रही है, मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, 10,000, 15,000, 20,000 दे करके नागरिकता दी जा रही है, ये सही है। लेकिन यहाँ केंद्र के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, जो हमारे समझ लिए बांग्लादेश से मोतुआ समाज के हिंदू भाई आए हैं, उनसे रुपया लेकर करके उनको नागरिकता एनआरसी के माध्यम से देंगे। आप देखे होंगे कि लाखों लाख लोग हिंदू भाई मतुआ समाज के शांतनु ठाकुर ने पैसा उठाया है, ये बात सही है, ये न्यूज सही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लेकर के अभी 15 दिन पहले वो लंदन गए हुए थे पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए। ये सीधा आपने आरोप को वापस पलट दिया। ठीक है, आपने आरोप को जब वापस पलट दिया है तो मैं डॉक्टर शत्रुपा जी से जवाब लेता हूं। फिर एहतशामुल साहब, फिर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर शत्रुपा जी, एक तो आपने जो बीजेपी कह रही है कि 10,000 रुपए में वहां नागरिकता दी जा रही है, ये किस आधार पर कह रही है? और दूसरा, वो उल्टा आपके ऊपर कह रहे हैं कि भाई आपके एक नेता ने मतुआ समुदाय से पैसे ले लिए। नहीं, लालचंद्र जी और सभी को नमस्कार। नमस्ते। मैं थोड़ा मुर्शिदाबाद चले जाती हूँ। प्रसन्नजीत दा जहाँ पे थे, उन्होंने बोला है जहाँ पे वो है बेलडांगा और जहाँ पे घटना घटी, ये जो फीमेल जर्नलिस्ट और जो घटना घटी, 300 मीटर का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, 300 मीटर दूरी में है। बिल्कुल। उन्होंने 30 घंटे लगा दिया। ऐसा पुलिस है यहाँ पे। मैंने राइट होना चाहे तो होते रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पे कहते हैं कि नहीं शुक्रवार है, ये लोग को हक बनता है, ये जमायत करते रहते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं। यही मुख्यमंत्री का स्टांस है। तो मुख्यमंत्री का अगर एटीट्यूड ऐसा होगा कि कोई भी हो, दूधेल गाय है तो उसको कुछ कोई कह नहीं पाएंगे, तो जो भी करना है वो लोग कहें। मुख्यमंत्री दूसरी तरफ
मुंह फेर के रहेंगे। लेकिन बाकी जो उन्होंने शायद भूल गए थे, प्रधानमंत्री ने कहा है पाल्टानो दरकार चाय बीजेपी सरकार, और एक स्लोगन है हमारा बाँचते चाय। ठीक है, आपने अच्छा किया बांग्ला वाला स्लोगन बता दिया। हाँ वो प्रशांत थोड़ा सा शायद भूल गए थे। जी जी जी। और प्रकाश जी ने जो कहा, मैं कितना थैंक यू दूं और कितना मैं क्लैप करूं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सच में ऐसा हो रहा है। मैं भी अपना नोट्स में लिख के रखी थी कि ये सतीदाह का प्रथा जो है, बेचारा राजा राम मोहन राय के एहतशाम साहब ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया कि आपके नेता मतुआ समुदाय से पैसे ले रहे थे। मैं आ रही हूँ, लेकिन ये क्यों मैंने प्रशांत जी का ये उठाया, क्योंकि मुर्शिदाबाद मालदा में मैं खुद गई थी, हाल ही में मैं गई थी। मैं वैसे 2006 से जा रही हूँ मेरा खुद का काम के लिए। वहाँ पे सच में दुकान लगा है, जैसे संबित पात्र जी ने कहा है, सच में दुकान लगा है। और जिन्होंने ये घुसपैठिया जो निकल के अभी बॉर्डर में ये लोग बैठे हैं, आपका कैमरा भी शायद पहुंचे हैं, उन्होंने खुद कहा है कितना पैसा दलाल को दिया है, दलाल कौन है वो भी नाम बताया, वो कौन है वो भी टीएमसी नेता या छोटा नेता, बड़ी नेता, मजली नेता, कुछ नेता होगा, लेकिन तृणमूल का कनेक्शन है। और जो इन्होंने कहा कि शांतनु ठाकुर का, देखिए एक जो सिटीजनशिप का जो अपील है उसका एक नोटरी होता है, नोटरी का जो पैसा है उसका पैसा, हाँ वो हमारा जो सीए कैंप है वो नोटरी के लिए, नोटरी का जो भैया मैंने कुछ नहीं कहा आपके टाइम में, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। तो वो नोटरी पेपर के लिए शायद होगा, लेकिन उसका रिसीट भी है। और शांतनु ठाकुर को ऐसा मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल की तरह पैसा उठा के उनको लंदन जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप शांतनु ठाकुर से मिलिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी रहा ये जो मतुआ का जो कंसर्न इन्होंने जो उठाया है, उनका तो एकदम किसका आंसू निकलता है, क्रोकोडाइल या घुस, कौन है वो मगरमच्छ का, मगरमच्छ के आंसू, ठीक है इन लोगों के, मतुआ लोगों के लिए। तो मतलब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं एहतशामुल साहब। 2021 से हमने चिल्ला के कहा था कि सीए ऐप है, मतुआ लोग जरा सीए ऐप में डिटेल्स भर के उनको रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जब वो लोग आए थे 1952 हो या 1971 हो या उससे पहले भी हो, जब भी उन्होंने आए थे उसके टाइम से सिटीजनशिप मिलेगा। लेकिन ये जो एहतशामुल साहब का छोटा सा जवाब पहले, एहतशामुल साहब। देखिए सिंह साहब, ये बात सिद्ध हो गया कि 10,000, 15,000 या 20,000 या 5,000 ये रकम मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हमारी बहन बहुत अच्छे ढंग से आपके चैनल के बीच में एक्सप्लेन किए हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने पैसा लिया है। देखिए यही समझना होगा, ये गलत बात है, लालजी इनको रोकिए, ये गलत बात है, मैंने ये नहीं कहा है, ये एकदम गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। मैंने एकदम हमने पैसा लिया, हमारी पार्टी ने पैसा लिया, फॉर्म भरा, ये सब देखिए सिंह साहब, ये सब समझ लिए हमारी गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात और कह दूं, भारतीय जनता पार्टी जो 1971 के बाद बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है, जो हमारे हिंदू भाई है। समझाते हो आप, एकदम मगरमच्छ के आंसू निकल के लाते हो, आप बहुत बुरे बात हो, बहुत बुरे हो आप लोग। नहीं, ये एकदम सही नहीं है, ये हमने ऐसा कभी नहीं बोला, मेरे लिए ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे? मैंने कभी नहीं बोला कि पैसा उठाया, मैंने क्या बोला कि 10,000, ये बातें झूठ बोल रहा है। लालजी आप क्यों इनको ठीक है नहीं, आप अपनी बात मजबूती से रखी रही हैं, बात क्यों बोल रहे हैं आप अपनी बात, डॉक्टर शत्रुपा आप अपनी बात मजबूती से रखी रही हैं। एहतशामुल जी को आपने जवाब दे दिया है कि नहीं, आपके नेता ने कोई पैसा नहीं लिया है। और मुझे एक और बात बोलना है, बोल दीजिए। हाँ, ये चिल्ला के कह रहा है कि 54 लाख का कहाँ है घुसपैठिया, अभी निकलेगा घुसपैठिया,
फॉर्म 7 अभी भर रहा है। वो जो 54 लाख है वो तो सिर्फ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से निकला है, अभी निकलेगा। और हजार लाखों का फॉर्म 7 भर के जा रहा है, उनको अभी प्रॉब्लम है, अभी चिल्ला रहा है कि हमें देखो बीजेपी गाड़ी भर के ले रहा है, तो इतना फॉर्म है तो हाथ में नहीं ले जा सकते, तो गाड़ी भर के ले जाना पड़ेगा। और फॉर्म 7 अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया फॉर्म 7 लेना पड़ेगा। आप देखो घुसपैठिया। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, लेकिन अभी सबसे पहले मैं अब ऋषि मिश्रा जी के पास चलता हूं। ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, आपके साथ इस समस्या को थोड़ी व्यापकता के साथ में बात करना चाहता हूं। आपने कहा कि किसी पार्टी विशेष के पक्ष में आप बातें नहीं रखते हैं, इसलिए भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यह बताइए ऋषि जी, जो ये समस्या है घुसपैठ की समस्या, उसके बाद घुसपैठ से आप जानते हैं कि बांग्ला भाषा, बंगाली संस्कृति, बंगाली अस्मिता, इसकी एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उस पर क्या खतरा मंडरा रहा है? आपको लगता है एक विश्लेषक के तौर पर कि जिस तरह से वहां पर बेतहाशा घुसपैठ हो रही है, उससे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है पश्चिम बंगाल पर? और राजनीति अपनी जगह, लेकिन पश्चिम बंगाल और देश, उसकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। बताइए। देखिए लालचंद जी, घुसपैठ और घुसपैठिया हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, और मुझे जो लग रहा है कि कई वर्षों से इस महत्वपूर्ण विषय पे सिर्फ राजनीति हो रही है। यदि आप कार्रवाई देखिए, एक्शन देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार, मनमोहन सिंह सरकार को भी देखिए तो ठीक है 90,000 का आंकड़ा है, लेकिन कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है जहां 2 करोड़ घुसपैठिया आपके देश में हो और उसमें आप 90,000 या उससे अधिक 92-93,000 या एग्जैक्ट आंकड़ा 95,000 समथिंग है, तो उसका आंकड़ा देख के यदि अपना पीठ थपथपाते हैं तो मुझे मनमोहन सिंह सरकार के काबिलियत पे भी सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी सरकार पे है कि आपके 14 से 25 के कार्यकाल में 3,3600 समथिंग जो है घुसपैठिया को आपने चिन्हित किया और देश से बाहर किया। तो सवाल ये उठता है कि यदि घुसपैठ और घुसपैठिया इतना बड़ा मुद्दा है तो हमारी सरकार काम क्यों नहीं कर रही है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या बीजेपी मोदी जी की सरकार हो। जहां तक फेंसिंग का सवाल है, जो प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया है कि फेंसिंग का 500 कुछ किलोमीटर जो है वो फेंसिंग का एरिया बचा हुआ है, जिसमें 150 किलोमीटर जो है ऐसा एरिया है जहां पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते, वहां पे हमारे बीएसएफ के जवान हैं। सवाल उठता है कि यदि अमित शाह जी ने कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखा फेंसिंग के लिए कि जमीन आप उपलब्ध करवाइए ताकि फेंसिंग समय पे हो सके, घुसपैठियों को रोका जाए। यदि अमित शाह जी ने जो कहा कि 7 बार हमने रिमाइंडर वहां के सरकार को और मुख्यमंत्री को लिखा, यदि वहां की सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि ये सरकार किसी पार्टी की बात नहीं है, देश की संप्रभुता की बात है, और देश के संप्रभुता पे कोई राज्य सरकार यदि अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रही है तो केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं सवाल यदि बीजेपी प्रवक्ता ये दे पाए कि अमित शाह जी के 7 बार रिमाइंडर के बाद भी यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो क्या केंद्र सरकार ने उस पर फिर क्या एक्शन लिया? क्या वहां के मुख्यमंत्री के विरुद्ध कार्रवाई या वहां के होम जो चीफ सेक्रेटरी हैं या तमाम जो एक प्रक्रिया है उसको क्या फॉलो अप किया गया कि नहीं किया गया? जब चुनाव आते हैं, घुसपैठ और घुसपैठिया, अभी कुछ दिन पहले बिहार में आपने देखा कि घुसपैठियों का मुद्दा उठा था। सवाल उठता है, वहां तो करीब 20 सालों से बीजेपी जेडीयू की सरकार है, ठीक है, वहां भी जो कुछ जो बाउंड्री वाले जो एरिया है, किशनगंज है या तमाम जो जिले हैं, वहां पे भी ऐसा कहा जा रहा है कि काफी संख्या में घुसपैठिया हैं। कितने घुसपैठियों को वहां की राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने चिन्हित किया और कार्रवाई किया? तो ये लालचंद जी, मुझे लगता है कि आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है, एक गंभीर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास सभी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है, इसीलिए इस पर थोड़ी सी बात जरूरी है। हालांकि मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में प्रकाश चंदेलिया जी के साथ हमने इस पर बात की थी। प्रकाश चंदेलिया जी, एक बार फिर से जरा बताइए, क्योंकि संसद के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही थी, ठीक है, कि बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि जमीन के अधिग्रहण के लिए कि आप हमें जमीन सौंपिए, हम वहां पर फेंसिंग करेंगे। और साथ ही यह भी बात सामने आई है कि उसमें जहां तक जमीन उपलब्ध थी वहां तक केंद्र सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया है। इस मामले की सच्चाई क्या है?
क्योंकि इस पर हमेशा बीजेपी की अपने तर्क होते हैं, केंद्र सरकार के, उधर से टीएमसी और राज्य सरकार अपनी बातें लेकर आती है। प्रकाश चंदेलिया जी। लालचंद जी, केंद्र अमित शाह जी ने कलकत्ता में भी ये कहा था और संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 7 बार इनको पत्र लिखे हैं। होम सेक्रेटरी ने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से भी मीटिंग करने के लिए एक काम किया है, लेकिन ये लोग जमीन उपलब्ध नहीं करवा रहे। अभी ऋषि जी ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी और उनका यह प्रश्न भी था कि जब राज्य सरकार अगर कोई कदम नहीं उठा रही है तो केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो जमीन राज्य सरकार के अधीन है उस पर केंद्र सरकार असंवैधानिक तरीके से तो काम कर नहीं सकती। ममता बनर्जी तो ईडी की फाइल छीन सकती है, केंद्र सरकार तो ऐसा काम नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को तो वैधानिक ही अपना काम करना पड़ेगा। और देखिए, अभी परसों जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी ईडी वाले मामले में और आईपैक के ऊपर जो रेड हुई इसको मामले में, कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी, एक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहा, केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय बहुत जरूरी है। अगर राज्य सरकार इस प्रकार से अगर करे, और देखिए सीमा सुरक्षा का मामला है, माननीय मोदी जी ने आज सिंगूर की जनसभा में भी सीमा सुरक्षा के प्रश्न को बहुत गहराई से उठाया है और ये कहा है कि राज्य सरकार इससे खिलवाड़ कर रही है। देखिए, राज्य सरकार का खिलवाड़ करना ये मामला तो समझ में आता है, क्योंकि वहां के लोगों को यहाँ बंगाल में लेना है, नागरिक बनाना है, 10,000, 5,000, 20,000 या कुछ भी जो उनकी लोकल रेट होती है वो लेते हैं और वो बनते हैं। इस बात से भले तृणमूल अस्वीकार कर दे, लेकिन जिन लोगों ने अपना काम करवाया है वैसे सैकड़ों लोगों के बयान आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिल जाएंगे। इस बात को तृणमूल झुटला नहीं सकती। ऋषि मिश्रा जी का काउंटर। ऋषि मिश्रा जी, आप क्या जवाब देना चाह रहे थे? देखिए, भाजपा प्रवक्ता को ये मैं बता दूं, 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी और फेंसिंग का मामला भाजपा प्रवक्ता नहीं, प्रकाश चंदेलिया जी जो संपादक हैं। सॉरी हाँ सॉरी, आपने कहीं जानबूझ के तो नहीं बोला था ऐसा? नहीं, ठीक है। देखिए, मेरा ये कहना है कि 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और फेंसिंग बहुत बड़ा एक बड़ा मुद्दा है। तो अमित शाह जी ने कब पत्र लिखा? आज से 2018 या 17 में पत्र लिखा। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार तो मतलब जो करीब आपको 8-9 साल कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई थी, क्या फेंसिंग का मुद्दा उनको उनके संज्ञान में नहीं था कि बंगाल में या आसाम में आसपास के एरिया में घुसपैठ कैसे होता है? सोई होती तो पंजाब और गुजरात में बॉर्डर फेंसिंग, राजस्थान में बॉर्डर वाला काम कंप्लीट हो गया, घुसपैठ बंद नहीं हुई। आप संपादक हैं, मैं आपको थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दूं। 17 या 18 में पहली बार अमित शाह जी ने पत्र लिखा था ममता बनर्जी जी को। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं सिर्फ बीजेपी सरकार को इसलिए दोषी नहीं मानता हूं। इससे पहले सरकार या राज्य सरकार अपने वोट बैंक के लिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीजेपी भी इस मुद्दे को क्यों उठाती है? क्योंकि इस मुद्दे को उठाने से उनको राजनीतिक फायदा होता है। पहले की सरकार जो है, पहले की सरकार को आप जो है कहते हैं कि वो तो वैसी थी ही, लेकिन अब आप कीजिए सब कुछ। नहीं, बिल्कुल। यदि आप गंभीर होंगे और आप ये कह रहे हैं कि देश की संप्रभुता का मामला, राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है ममता बनर्जी, आप कार्रवाई कीजिए। 356 के तहत आप कार्रवाई कीजिए, उस सरकार को बर्खास्त कीजिए। क्योंकि देश के संप्रभुता से बड़ा कोई चीज नहीं है। ना ममता बनर्जी बड़ी है, ना नरेंद्र मोदी बड़े हैं, ना राहुल गांधी बड़े हैं। और देश के संप्रभुता पे कोई सवाल यदि किसी के हट के कारण यदि सवाल उठता है तो कार्रवाई करने की जरूरत है। ये हर चुनाव आते ही हमें घुसपैठ और घुसपैठिया याद आ जाते हैं। जी, ईडी वाले मामले में प्रकाश जी का जवाब। प्रकाश जी, मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र सरकार अगर खाली बैठी रही होती तो आज पंजाब, गुजरात और राजस्थान उस बॉर्डर पे घुसपैठ बंद नहीं हुई होती। बंगाल के हालात थोड़े से अलग हैं और इस बात को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है असंवैधानिक रूप से इस प्रकार की जबरदस्ती वाली कार्रवाई करने से हमेशा बचती है। कई मौके ऐसे आए हैं जब यहाँ 356 लगाने की मांग उठी है, उसके बावजूद यहाँ पर नहीं लगा। आप कांग्रेस शासन को याद करिए ना, आप कांग्रेस शासन में घुसपैठ कैसे हो गया? राष्ट्रपति शासन लगवा दिए, इमरजेंसी कांग्रेस ने लगवाई। इमरजेंसी का शासन कांग्रेस की देन है, 100 बार से अधिक राष्ट्रपति शासन कांग्रेस की देन है। तो ऋषि मिश्रा जी, अगर ऐसा कोई मोदी सरकार कदम उठाती है, आप ही लोग इसकी आलोचना करेंगे, है ना? देखिए, कोई भी सरकार हो, देश के संप्रभुता से बड़ा कोई नहीं है। आप कहिए ना खुल करके कहिए कि क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दे क्या? बिल्कुल, मैं मांग करता हूं, कई चैनलों पे कह चुका हूं।
कि ईडी के अधिकारियों के साथ जिस प्रकार से राज्य सरकार की मुखिया ने बिहेव किया है, केंद्र सरकार को इमीडिएट सरकार को एहतशामुल हक जी इसका जवाब देंगे। एहतशामुल हक जी, एहतशामुल हक जी, बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात हैं कि राष्ट्रपति शासन का फिट केस है। बताइए। देखिए, बिल्कुल नहीं, इस तरह की आवश्यकता नहीं होगी। और जिस हिसाब से केंद्र सरकार एजेंसी को जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल कर रही है, ईडी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर के, सीबीआई को लेकर करके, और अभी देख लिए कि पीछे दरवाजे से चुनाव आयोग को भी लेकर करके जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में मतलब ये किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा भी एक स्लोगन है कि जो तो करो हमला। हमारी पार्टी का एक स्लोगन है, जो अभी स्लोगन आपके जो जी बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि जो तो करो हमला, आवाज जितबे बंगला। ये मैं हिंदी में कह देता हूं आपको सिंह साहब जी, हिंदी में भी बता दीजिए। कीजिएगा, अब फिर से बंगला ही जीतेगा। और चौथी बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रही है, बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं जी, कांग्रेस बनने जा रही है। जितना भी आरोप प्रकाश चंदेलिया जी कह रहे हैं कि बांग्ला में और बांग्लादेशी में अंतर है। ये अपने स्लोगन भी बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। जय बांग्ला स्लोगन जो है वो बांग्लादेश का है, वो इन्होंने इंपोर्ट कर लिया है बंगाल के लिए। देखिए, बांग्लादेश हमारे पश्चिम बंगाल से पड़ोसी है और पैरेलल कुछ कुछ भाषा मिलती है, जैसा पानी। पड़ोसी तो बिहार भी है, उड़ीसा भी है, गुजरात, राजस्थान भी है, उनको तो आप बहिरागत मानते हैं। मिलती है, जबान ही मिलती है, जैसे पानी यहाँ भी बोलते हैं, पानी बांग्लादेश में ही बोलते हैं। बहुत सारे जॉल बोलते हैं, जॉल। मुझे थोड़ी बांग्ला आती है। जॉल बोलते हैं ना प्रकाश जी, क्या बोलते हैं? जॉल बोलते हैं, जॉल बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर शत्रुपा जी भी कह रहे हैं थोड़ी बांग्ला मुझे भी आती है। आमंत्रण को दावत नहीं बोलते, उर्दू में बोलते हैं। कैफियत बांग्ला में बोला जाता है, आप बंगाल नहीं बोला जाता। कैफियत बहुत सारे 50 वर्ड में आपको सुना दूंगा कि जिस तरह से यहाँ के लोग और वहाँ के लोग बोले जाते हैं। जी प्रकाश जी, जवाब दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है जी, बड़े आदर के साथ बहुत एक बात सुन ली आप सर, एक बात सुन लीजिए आप। मैं धैर्य से सुन रहा था जी, मैं धैर्य से सुन रहा था। जी एहतशाम जी बोलिए। दूरदर्शन टीवी पर बैठे हुए हैं। देखिए, भाषा जब बांग्ला है तो बांग्ला भाषा कुछ थोड़ा बहुत मैच करता है, हिंदी है तो मैच करता है, भोजपुरी है तो थोड़ा बहुत मैच करता है, भले ही कहीं और का हो, लेकिन ये मैच करता है। लेकिन इस हिसाब से आज जो हमारे सबसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई को परेशानी हो रही है, जो 1971 के बाद हमारे बांग्लादेश से यहाँ आए हैं हिंदुस्तान में, उसको सबसे ज्यादा। प्रकाश जी का जवाब क्या है? जमीनी हकीकत प्रकाश जी, इस बदलाव का क्या हकीकत है? लालचंद जी, मुझे एक मिनट समय दीजिएगा। हाँ, जल्दी से। लालचंद जी, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम हमारे देश की आपस की भाषाओं को एक दूसरे की, अगर हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी को मां मानते हैं तो बांग्ला को मौसी मानते हैं, हम उर्दू को भी मौसी मान लेंगे। लेकिन बांग्लादेश की चीजों का आयात हमारे यहाँ नहीं होगा। हमारे यहाँ बंगाल में जैसे कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, कोथा जाचेन, और बांग्लादेशी जो वो बोलेंगे कोथा जाइसेन, वो उनकी भाषा, ये हमारी नहीं है। अगर भारत की भाषाओं को लिया जाए तो अच्छा, तृणमूल की तो संस्कृति ये है कि ये बंगाल के बाहर के जो लोग आने वाले हैं उनको बहिरागत बोल देते हैं। ठीक, उनको भी अपना नहीं मानते। हमारी संस्कृति तो यह है कि हम ठीक है। मैं लौटूंगा अभी, मैं लौटूंगा डॉक्टर शत्रुपा जी के पास भी और बाकी आप सभी के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक राष्ट्रमंच में, उसके बाद लौटकर इस बड़े विषय पर बड़ी बहस जारी रखेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। क्या सोच रहे हैं प्रमोद भैया? कमाई बढ़ जाए, बच्चे को स्कूल भेजना है। अरे तो काम काहे नहीं बढ़ रहा है? उसके लिए चाहिए होती पूंजी। अरे पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम जैसे रेडी पटरी वाले को सरकार बिना किसी गारंटी के बहुत आसानी से 15,000 का लोन देती है। कैसे? पीएम स्वनिधि योजना में खुद को रजिस्टर करना बहुत आसान है। हाँ, इसके लिए आपको नगर निगम के ऑफिस में जाना पड़ेगा, और नहीं तो पीएम स्वनिधि योजना की वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, एक बार अगर आपने लोन चुका दिया तो दूसरी बार 25,000 का और तीसरी बार पूरे 50,000 का लोन मिल सकता है। पीएम स्वनिधि योजना, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। टिंग टिंग।
आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस देख रहे हैं कि बांग्ला संस्कृति, बांग्ला भाषा, बंगाली अस्मिता को घुसपैठ और कट्टरता से कितना बड़ा खतरा है। सीधे डॉक्टर शत्रुपा जी के पास। डॉक्टर शत्रुपा जी, क्या मान के चलें जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने इसको एक बड़े बहुत प्रमुखता से उठाया, बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि 10-10 हजार में नागरिकता बेची जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है क्या? जी लालचंद्र जी, ये तो इस बात का मेन इशू है। करप्शन, विमेन सेफ्टी, ये तो है ही, बहुत बड़ी इशू है। लेकिन शायद अभी इस SIR का बाद इन्फिल्ट्रेटर माने अनुप्रवेशकारी जो है, इनका बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। क्योंकि अभी भी जैसे देखिए, ये 4 जगह में इतना वायलेंस हो रहा है, BDO को भंग माने तोड़फोड़ कर रहा है। और जैसे मैंने बोला था, मुख्यमंत्री एकदम पूरा मुंह फेर लिया, हो सकता है, कर सकता है, ही इज ऑल राइट विद इट जी। तो नाउ बेसिकली अभी जो तशामुल हक ने भी कहा कि घुसपैठिया है कहाँ, घुसपैठिया तो अभी निकलेगा, फॉर्म 7 से अभी निकलेगा, फिर आप देखिए बंगाल में क्या होता है। और बाकी रहा ऋषि जी नो इतना कंफ्यूज है, क्योंकि उनको तो बेचारा अभी कांग्रेस को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, उसका भी कंफ्यूजन है। तो उनके हिसाब से अगर यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल लागू किया जाए, वो नहीं होगा। मैं अभी बोल रही, इस हाल में भी मैं बोल रही हूँ कि ये भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का परंपरा नहीं है। ऋषि मिश्रा जी का भी विचार है कि भाई हालात तो ऐसे हैं कि लगाने चाहिए। मैं बोलूं कि ऐसा अगर कर रहा है, ऐसा अगर चल रहा है कि 4 जगह पे ऐसा राइट्स लग रहा है और फॉर्म 7 के बाद पता नहीं क्या होगा, इलेक्शन कमीशन का क्या डिसीजन होगा वो मुझे नहीं पता। क्योंकि इस हालत में इलेक्शन करना है, SIR का तुरंत बाद इलेक्शन करना है। ये अगर जारी रहा, तृणमूल करते रहे ऐसा, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, उसका जिम्मेदार बीजेपी नहीं है। क्योंकि उन लोगों को सावधानी से, ढंग से डेमोक्रेसी को जिंदा रख के वोटिंग करना है और सेफ सिक्योरली करना है। और एक बात रहा कि लालचंद्र जी बहुत बार ये उठाया है, मैंने आपने नहीं, दूसरे लोगों ने उठाया है कि हमने तो सब सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे दरवाजे से आ रहा है, ये है वो है। ममता बनर्जी लगातार ये कह रहा है कि CBI, ED, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट भी हमारा ऑफिस हो गया है। तो ये बहुत अच्छा केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था आके, लास्ट लाइन अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसा ये बोल रही है ममता बनर्जी, कभी जब हार जाएंगे तब बोलेंगे हमारा कार्यकर्ता भी बीजेपी में चले गए। ठीक, एहतशामुल साहब की बात। अब एहतशामुल साहब, बंगाली संस्कृति, बांग्ला भाषा की बात तो उठाते हैं, लेकिन इस बार तो PM ने उसी फ्रंट पे जाके बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, कैसे TMC काउंटर करेगी? बिल्कुल TMC काउंटर करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपको जैसा कि बताऊं, 2019 में हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, वो तो आपने ही तोड़ा था, वो लोग तो आपने ही तोड़े थे, वो लोग तो आपने तोड़े थे, एकदम आपके कार्यकर्ता तोड़े थे। आप बोलिए आप तो मैं थी वहाँ पे, लोगों को मालूम नहीं है। मैं तो थी, अमित जी का प्रोग्राम था, मैं रास्ते में थी, मैं दूरदर्शन टीवी चैनल पे बैठ के बोल रहा हूँ ये बात सिंह साहब के भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी भाषी है, बंगाल की ना कल्चर, ना बंगाल की भाषा, ना बंगाल की सभ्यता। कौन हिंदी भाषी है? पश्चिम बंगाल के सारे नेता बीजेपी के क्या हिंदी भाषी हैं? डॉक्टर शत्रुपा देखिए, जितने भी लोग हैं उनके बारे में मालूमात नहीं है। हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी रविन्द्रनाथ पानियाल के हैं, आपको मालूम होगा।
बंगाल लेके रहेगी इस बार। बंगाल का जो हाल है तृणमूल ने किया है वो आपको तकलीफ होती होगी, सच बात कड़वी होती दीदी। होगा, मैं तो खुद बंगाल हूँ, आप तो बंगाली नहीं है, आप कुछ दिन पहले जानते भी नहीं हो। आए थे यहाँ, उन्होंने सिंह साहब क्या कहा, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ सान्याल कहा, ये कितनी बड़ी दुख की बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी ने तो काजी नजरुल को महाभारत में लिखवा लिया। बेचारा काजी नजरुल तो छोटे होंगे, उनको तो पता ही नहीं है। जो बात हमारे होम मिनिस्टर बोले हैं, मैं आपको मैं बोल रहा हूँ, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब जो अमित जी बोले हैं, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। देखिए, ना इनको भाषा से मतलब है, ना यहाँ के सभ्यता से मतलब है। ठीक है, रुक जाइए अब। ठीक है, किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक। एक बात बिल्कुल साफ है, एक बात बिल्कुल साफ है कि घुसपैठ को जब बीजेपी ने मुद्दा बनाया और कार्रवाई की बात कही, तो बांग्ला भाषा, बांग्ला अस्मिता को टीएमसी और ममता बनर्जी ने उसके जवाब के तौर पर पेश किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में उसी पर खतरे की बात कहकर और घुसपैठियों से खतरे की बात कहकर टीएमसी को कहीं ना कहीं घेर लिया है। समय की कमी है, आप सभी का धन्यवाद करना पड़ेगा मुझे। डॉक्टर शत्रुपा बहुत बहुत धन्यवाद, एहतशामुल हक साहब बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकाश चंदेलिया जी और साथ में ऋषि मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रमंच पर जुड़ने के लिए। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में घुसपैठ, उससे जुड़ा मुद्दा, जनसंख्या असंतुलन, बांग्ला भाषा, अस्मिता और संस्कृति पर चुनौती, ये बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।